हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को एक बार फिर से इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ली शैटलियर प्रिंसिपल से बिलोंग करता है और इक्विलिब्रियम, खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बार सवाल इससे आते हैं। तो इस पार्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे अपने बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली शैटलियर प्रिंसिपल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ली शैटलियर साहब थे। ली शैटलियर ने क्या कहा कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तब अगर आप किसी तरीका का चेंज लाते हैं उसमें, आइदर बाय चेंजिंग द मोल्स, आइदर बाय चेंजिंग द वॉल्यूम्स और आइदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, किसी भी तरीका से आप चेंज लाते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो रिएक्शन है जो हो रहा होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ एक साथ एक समय पर सेम रेट से हो रहा होता है, वो रिएक्शन अपोज करता है इन चेंजेस को। किन चेंजेस को? मोल्स वाले चेंजेस को, वॉल्यूम वाले चेंजेस को, टेम्परेचर वाले चेंजेस को। इन चेंजेस को वो क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, अब सवाल है अपोज कैसे करेगा? क्या डायरेक्टली अपोज करेगा? तो मैं बता दूं आपको, डायरेक्टली अपोज नहीं करेगा। मान लीजिए आपने कुछ बाहर से डाल दिया, वो उसको थोड़ी बाहर निकाल के फेंक देगा। अगर उसके कारण उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वो उसको बाहर नहीं निकाल के फेंकेगा, बल्कि वो अपने रिएक्शन को कुछ इस तरीका से बदलेगा, अपने रेट में चेंजेस लाएगा, ताकि जो आपने डाला है उसके इफेक्ट को वो नलीफाई कर सके, उसके इफेक्ट को वो नलीफाई कर सके। ठीक है, लेकिन ये नलीफाई कितना कर पाएगा ये डिपेंड करेगा। जितना उसकी क्षमता होगी उतना वो नलीफाई कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% नलीफाई कर देगा, लेकिन हाँ, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो नलीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला बात करें इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द मोल्स। अगर आप मोल्स में चेंजेस लाते हो तो क्या होगा? ठीक, तो अगर आप मोल्स में चेंजेस लाते हो, मान लीजिए आप, ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो इसका केसी क्या होगा? तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनका मोल्स क्या है? इसका मोल ए मोल है, इसका बी मोल है और इसका सी मोल है। ये मोल्स हैं किसके? ए के, बी के, सी के। कब? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो यहां पर केसी का क्या वैल्यू निकल करके आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या निकल करके आएगा? मान लीजिए आप इस रिएक्शन को किसी ना किसी कंटेनर में करवा रहे होंगे, इस रिएक्शन को किसी ना किसी कंटेनर में करवा रहे होंगे, तो उस कंटेनर का मान लीजिए वॉल्यूम क्या है? कंटेनर्स वॉल्यूम क्या है? V मान लीजिए। कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? V है। ठीक, तो इस कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा? B बाई वी इंटू सी बाई वी डिवाइडेड बाई ए बाई वी। एक V कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? B इंटू सी बाई ए इंटू 1 बाई वी। अब आप कंटेनर को तो बदल नहीं रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? कंटेनर को तो आप बदल नहीं रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ये B इंटू सी डिवाइडेड बाई ए आ गया। अब अगर आपने क्या किया, बाहर से कुछ C के मोल्स को डाल दिया या B के मोल्स को डाल दिया, किसी के भी मोल्स को आप डाल सकते हो। आप चाहो तो A के मोल्स को डाल दो, आप चाहो तो B के मोल्स को डाल दो, आप चाहो तो C के मोल्स को डाल दो। आपने क्या किया, बाहर से C में X मोल को डाल दिया, तो अब नया C का क्या मोल बन जाएगा? C प्लस एक्स। तो जैसे ये नया मोल बना, अब ये KC नहीं रहा, अब ये QC बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया, तो अब इसका नया QC क्या आएगा? B इंटू सी प्लस एक्स बाई ए इंटू 1 बाई वी। अब इसका QC क्या आ गया? B इंटू सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये 9 नहीं है, ये A है, ये A है। इस x के डालने से QC
इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब इसका जो रेशियो आएगा कंसंट्रेशन का, वो हम केसी से नहीं डिनोट कर सकते, हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, क्यूसी से डिनोट करेंगे। और इसके डालने से क्या इफेक्ट पड़ा, क्यूसी विल बी ग्रेटर देन केसी, क्यूसी क्या हो गया, केसी से ज्यादा। और जब भी क्यूसी केसी से ज्यादा होता है तो आपको पता है रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की ओर जाएगी, इस तरफ रिएक्शन मूव करने लगी। अगर आप सी के मोल्स डालते हो तो वहीं ए के डालोगे तो नीचे वाला ए प्लस एक्स हो जाएगा, क्यूसी घट जाएगा, क्यूसी विल बी लेस देन केसी। आइए देखें वो केस भी। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन वही है, ए गैस बी गैस प्लस सी गैस। अब आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो मोल्स थे ए के, वो ए बी और सी थे। अब आपने क्या किया, मोल्स सी के नहीं डाले, मोल्स किसके डाल दिए, ए के। तो ये हो गया ए प्लस एक्स, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इनिशियली केसी क्या था, बी इंटू सी बाई ए इंटू वन बाई वी था। अब आपने मोल्स ए के डाल दिए, तो अब केसी केसी नहीं रहा, क्या बन गया, क्यूसी। क्यूसी बनने के कारण क्या हो गया, बी इंटू सी बाई ए प्लस एक्स हो गया। अब इस ए के साथ एक्स के जुड़ने के कारण इस क्यूसी का वैल्यू जो होगा वो लेस देन होगा केसी से। अगर ये लेस देन है तो ये केसी बनना चाहेगा, तो केसी बनने के लिए इसको बी और सी के वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा, बी और सी के वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा और ए प्लस एक्स के वैल्यू को घटाना पड़ेगा। और बी और सी के वैल्यू को बढ़ाने के लिए बी और सी के मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और बी और सी के मोल्स बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन को किस तरफ मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। किस ओर मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या कंसेप्ट निकाला कि इफ वी विल ऐड द मोल्स, if we will add the moles in product side, the equilibrium will disturbed and the reaction will start proceeding in backward direction. Add the moles in product side, then the net direction of equilibrium will be in backward direction, and vice versa लिख सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। अगर एडिशन हम किस तरफ करेंगे, मोल्स का, रिएक्टेंट साइड में, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा रिएक्शन का, फॉरवर्ड। क्लियर। तो ये हम यहां से कंक्लूजन निकाले। ये तो हमने मैथमेटिकली बिना ली शेटलियर प्रिंसिपल को लगाए काम कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए ली शेटलियर प्रिंसिपल लगाते तो ली शेटलियर साहब इसी बात को कैसे समझाते, ली शेटलियर साहब इसी बात को कुछ इस तरीके से समझाते कि रिएक्शन विल टेंड्स टू अपोज व्हाटएवर वी डू। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट का मोल्स बढ़ाया, तो वो उसको अपोज करेगा, तो उस प्रोडक्ट के मोल्स को बाहर निकाल के तो नहीं फेंक देगा, इनडायरेक्ट अपोजिशन करेगा। और अगर वो इनडायरेक्ट अपोजिशन करता है तो क्या करेगा, वो रिएक्शन के रेट को इधर उधर करके काम कर सकता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट का मोल्स को बढ़ाया है तो वो क्या चाहेगा, रिएक्शन की रिएक्टेंट के मोल्स बढ़े। तो रिएक्टेंट के मोल्स कैसे बढ़ेंगे, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और वो कब प्रोसीड करेगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो ली शेटलियर साहब इस तरीके से इस बात को समझाते हैं। वहीं अगर आपने रिएक्टेंट साइड में मोल्स को बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा इनडायरेक्ट मैनर में। वो क्या चाहेगा, आपने रिएक्टेंट का मोल्स बढ़ाया तो वो चाहेगा प्रोडक्ट का मोल्स बढ़ जाए, और उस प्रोडक्ट का मोल्स बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ में नेट रिएक्शन को लेकर के जाना चाहेगा। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ लेकर के जा रहा है मतलब रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड। इस तरीके से आप मोल्स में चेंजेस करते हो तो उनके डायरेक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक सवाल है, क्या बोला? फॉर द गिवन रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस गिव सी गैस प्लस डी गैस। ए गैस प्लस बी गैस गिव सी गैस प्लस डी गैस। क्या बोलता है? इनिशियल इक्विलिब्रियम में, पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है? बोला एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जहां पर ए के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। बी के कितने हैं? 4 मोल्स। सी के कितने हैं? 2 मोल्स। डी के कितने हैं? 8 मोल्स। ठीक, 4 मोल्स 4 मोल्स 2 मोल्स 8 मोल्स। अब ये जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इसका एक अपना केसी होगा। ये किसी ना किसी कंटेनर में हो रहा होगा। कितने के कंटेनर में हो रहा है? 10 लीटर के कंटेनर में। तो क्या लिख सकते हैं? केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बोलेंगे सर पार्शियल प्रेशर क्यों नहीं निकाल रहे? भाई पी टोटल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप केपी कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केसी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 4। सॉरी, यहां मैंने कुछ गड़बड़ी की है। ये कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी होगा। तो सी के मोल्स कितने हैं? 2/10, डी के 8/10, ए के 4/10, बी के 4/10। ये 10 10 10 कैंसिल हो गया। ये हो गया 16/16, आंसर हो गया 1। मतलब केसी क्या है? इनिशियल स्टेज में 1। अब आपने क्या किया? इसी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम स्टेट में था, आराम से मस्ती कर रहा था, उसमें आपने डी के कुछ मोल्स डाल दिए। कितने मोल्स डाले? 26 मोल, 18 मोल्स डाले। जैसे ही आपने 18 मोल्स डाला, जैसे ही डी के आपने 18 मोल्स डाला, तो पहले से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में 8 मोल्स थे, आपने 18 और डाल दिया, तो ये कितने मोल्स हो गए? 26 मोल्स हो गए। अब आपने मोल्स जो डाला है वो किस तरफ डाला है? प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में मोल्स बढ़ेगा और प्रोडक्ट साइड में मोल्स घटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आफ्टर एडिशन इट बिकम्स 26, एंड as the reaction proceeds and tries to achieve the equilibrium again, अगर वो अपने इक्विलिब्रियम को वापस से पाना चाहता है तो अपने मोल्स को इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 26 माइनस एक्स। सी कितना था? 2 माइनस एक्स। बी कितना था? 4 प्लस एक्स। ए कितना हो गया? 4 प्लस एक्स हो गया। तो यहां से आपका केसी क्या निकल करके आ जाएगा? 2 माइनस एक्स बाई 10, 26 माइनस एक्स बाई 10, 4 प्लस एक्स बाई 10, 4 प्लस एक्स बाई 10, ये 10 ये 10 ये 10 कैंसिल हो गया। तो केसी बराबर क्या आ गया? केसी बराबर क्या आ गया? 2 माइनस एक्स इंटू 26 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा केसी का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर क्या है? हमको पता है केसी का वैल्यू क्या है। यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं, 1 है इस रिएक्शन के लिए, तो वापस से इस 1 को पाना चाहेगा। तो अब x का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि केसी का वैल्यू 1 आ जाए? तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। पहले 0 रख करके देख लो, कुछ नहीं हो रहा। ये हो गया 26 इंटू 2, ये हो गया 4 इंटू 4, तो 13/4 आ जाएगा। 1 तो नहीं हुआ। अब 1 डाल करके देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 25, तो 1 इंटू 25, नीचे 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 5 25, 25 25 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो x का वैल्यू यहां पर क्या आ गया आपका? निकल के 1 आ गया। x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? 1 निकल करके आ गया। मीन्स अगर मैं बात करूं, एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट अचीव्स द इक्विलिब्रियम अगेन, व्हाट विल बी द मोल्स? मोल्स क्या होंगे? फोर प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स एंड 26 माइनस एक्स। ये कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 2 माइनस 1 1, 26 माइनस 1 25। बोलो कोई दिक्कत की बात है?
ये मोल्स आ जाएंगे। these are the moles when new equilibrium is achieved। जब नया इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो मोल्स आपके ये निकल करके आ जाते हैं 55125 55125। अब इसको देख करके क्या सीखने को मिलता है, आपने डी के मोल्स को बढ़ाया तो बाकी सबके मोल्स पे क्या इफेक्ट आया, सी के मोल्स घटे, ए के मोल्स घटे, बी के मोल्स ए के मोल्स बढ़े और बी के मोल्स भी बढ़ गए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इससे भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, पता है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन है। क्या निकाल सकते हो कि इफ वी विल इंक्रीज द मोल्स of any component, if we will increase the moles of any component, इसको सीधा लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, if we will increase the moles of any component, the moles of the component present in the same side moles of the other component, ठीक है, present in the same side will decreases and the other components present in the other side will increases। और हम क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, उल्टा भी होगा, घटाएंगे तो अपने साइड में बढ़ेगा और दूसरे के साइड में घटेगा। जैसे आपने डी को बढ़ाया तो उसके साइड में जो कंपोनेंट है कौन है, सी, वो घट गया, अपोजिट बिहेवियर शो कर रहा है, और उसी के दूसरे साइड में जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे बढ़ जाएंगे, ए भी बढ़ गया, बी भी बढ़ गया। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। मान लो आप बोलोगे हम बी को घटाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो ए बढ़ेगा, उसी साइड का है, और जो अपोजिट साइड में सी और डी वो घटेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, कभी ए को बढ़ाओ, सी को घटाओ, बी को बढ़ाओ, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। बहुत बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो ये नहीं कि हम बैठ करके सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकली देखो, न्यूमेरिकल दे दिया ये वाला, अब एग्जाम में इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, बहुत बार ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। आपको पता है डी को बढ़ाएं तो सी घटेगा, ए और बी बढ़ेगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो कौन सा। हाँ, और कभी कलात क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो फिर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैच करने में थोड़ी समय ज़्यादा लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे, 15 to 20 सेकंड्स लगेंगे, क्या दिक्कत है। अगर उसमें आंसर आ गया तब तो फिर तुम्हारा 3-4 मिनट तो बच गया ना, वहाँ पर 3-4 मिनट बच गया उस 30 सेकंड में। तो ये सब खेल खेलना पड़ता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ मोल्स। तो आई होप तुम्हें मोल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर। अब जैसे ही आप चेंज करेंगे ना प्रेशर में, तो पहले ये समझना पड़ेगा प्रेशर में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। अब आपको पता है गैस होंगे तभी प्रेशर का चेंज का कोई इफेक्ट पड़ने वाला, अदरवाइज क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज क्या ही इफेक्ट पड़ने वाला, ठीक है। तो प्रेशर की चेंज, प्रेशर में चेंज कैसे लाया जाए, तो या तो मोल्स को बढ़ा दिया जाए, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, और या तो वॉल्यूम को घटा दिया जाए। तो मैं बता दूं आपको, कभी भी मोल्स और टेम्परेचर के द्वारा हम प्रेशर में चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी प्रेशर में हम चेंज लाएंगे तो वॉल्यूम के द्वारा ही लाएंगे। जब भी हम प्रेशर में चेंज लाएंगे तो वॉल्यूम के द्वारा ही लाएंगे, वॉल्यूम का यूज करके ही लाएंगे। मतलब अगर हमको प्रेशर बढ़ाना है तो हमको वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, और प्रेशर को घटाना है तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कंटेनर कैसा हो, पिस्टन वाला हो। जब आपके पास कंटेनर कैसा हो, पिस्टन वाला हो। जब आपके पास कंटेनर कैसा हो, पिस्टन वाला हो। आ रही है बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ए गैस विल गिव बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। अब मान लीजिए आपने प्रेशर को चेंज किया बाय यूजिंग द वॉल्यूम,
मोल और टेम्परेचर को यूज नहीं करेंगे। अगर आप मोल में चेंजेस लाओगे, हाँ मानता हूँ मोल में चेंजेस लाने से प्रेशर बढ़ेगा, अगर मोल्स बढ़ेगा तो, लेकिन जब आप मोल में चेंजेस ला रहे हो तो मोल के हिसाब से सोचेंगे, प्रेशर के हिसाब से नहीं सोचेंगे। क्लियर है? ली शैटलियर प्रिंसिपल देते वक्त ली शैटलियर साहब ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझाया। ठीक है, ठीक। तो अब आप यहां पर देखो, अब क्यों नहीं हुआ ना, ये आपको आगे के इफेक्ट्स में भी समझ में आएगा। मैंने मोल्स को क्यों नहीं लिया, है ना। अब देखो, आप ए गैस, बी गैस, सी गैस है, ठीक। मैं पूछूंगा ये प्रोडक्ट साइड है, नंबर ऑफ मोल्स, ये है रिएक्टेंट साइड में, तो नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड फॉर दिस रिएक्शन। ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन में ऐसा होगा, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोल्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट का मोल्स क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट के मुकाबले। अब आपने प्रेशर में चेंज लाया, कैसे लाया, मान लीजिए आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो कैसे बढ़ाया होगा क्लियर होना चाहिए, वॉल्यूम को घटा करके। देखो इस मतलब हम एक साथ दो दो चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इसी तरीके का होने वाला है, ठीक है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। तो प्रेशर को बढ़ाया आपने कैसे, वॉल्यूम को घटा करके, मान लिया आपकी बात। तो जिस तरीका से आपने चेंजेस लाया ना, सिस्टम जो है वो कभी भी आपको डायरेक्टली अपोज नहीं करेगा कि वॉल्यूम को घटाया तो लो हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं करेगा। वो बोलेगा आप वॉल्यूम में चेंजेस लाओ, हम वॉल्यूम में नहीं लेंगे, मोल्स में चेंजेस ला करके काम करके दिखाएंगे, हम मोल्स में चेंजेस ला करके काम करके दिखाएंगे। तो आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, ये आपके द्वारा चेंज किया गया था उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब सिस्टम इसको किस तरीका से अपोज करता है, सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को घटाना चाहेगा। प्रेशर को सिस्टम क्या चाहेगा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, सिस्टम चाहेगा क्या, प्रेशर को घटाना। अब सिस्टम प्रेशर को कैसे घटा सकता है, वॉल्यूम को तो बढ़ा नहीं सकता, डायरेक्ट अपोजिशन करना उसके हक में है ही नहीं, वो इनडायरेक्ट करेगा, छुप के करेगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट किया तो आप फिर से वापस से वॉल्यूम को घटा दोगे बेचारा परेशान हो जाएगा। तो वो ऐसा करता है कि आपको पता भी ना चले और वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट भी आ जाए। आप तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस तरीका से करता है तो आप भी खुश कि भैया मैंने तो वॉल्यूम घटाया, प्रेशर बढ़ा दिया। अब तो ये अंदर में दिक्कत होगा इसको, लेकिन वो ऐसा चेंज लाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो अंदर ही अंदर खुश होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर में वो कमी लाना चाहेगा, लेकिन वॉल्यूम के द्वारा तो ला नहीं सकता, टेम्परेचर वो बढ़ा नहीं सकता, क्या करेगा, मोल्स को घटाएगा। प्रेशर को वो किस तरीके से घटाएगा, सिस्टम प्रेशर को कैसे घटाएगा, मोल्स को घटा करके। तो रिएक्शन को उस तरफ लेकर के जाएगा जिस तरफ मोल्स कम होंगे। जैसे यहां पर मोल्स किधर कम है, रिएक्टेंट साइड में, तो यहां पर प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, नेट डायरेक्शन रिएक्शन का क्या होगा, बैकवर्ड। मैं नेट डायरेक्शन का बात करूं, बैकवर्ड हो तो दोनों तरफ रहा होगा, लेकिन नेट डायरेक्शन किस तरफ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? वहीं अगर मैं प्रेशर को यहां पर घटाता, अगर मैं यहां पर प्रेशर को घटाता, कैसे घटाता, वॉल्यूम को बढ़ा करके, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करता, तो सिस्टम क्या चाहता, सिस्टम चाहेगा प्रेशर बढ़ाना, और वो प्रेशर कैसे वो बढ़ाएगा, सोचो प्रेशर वो कैसे बढ़ाएगा, मोल्स को बढ़ा करके। अब मोल्स किस तरफ ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन किस ओर जाना चाहेगा, आगे, मतलब यहां पर रिएक्शन wants to go in forward direction, reaction wants to go in forward direction। क्लियर है, क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट। तो इसी से आपका वॉल्यूम के बारे में पता चल गया, अगर वॉल्यूम घटेगा तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, यहां से कंक्लूजन क्या निकल करके आई, इफ वी विल increase the pressure or we will decrease the pressure
decrease the volume, the reaction will tends to move in the direction where the moles are less and vice versa. फिर से मैं बोलूंगा and vice versa. घटाओगे प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल टेंड्स टू मूव वेयर द मोल्स आर मोर. ठीक है, इन बातों से कंक्लूजन ये निकल करके आता है प्रेशर के बारे में. क्लियर है? तो ये है कहानी आपका इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक, अब प्रेशर के कारण आपको क्या क्या और बातों के बारे में जानना जरूरी है प्रेशर के कारण. आइए देखिए, पहला पॉइंट, with the increase in pressure, प्रेशर कैसे बढ़ेगा? by the decrease in volume, by the decrease in volume, with the increase in pressure by the decrease in volume. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं. the partial pressure will increases as well as the molar concentration also increases. Doesn't matter what how the moles are changing, does not matters how the moles are changing, does not matters. किस तरीका से मोल्स में चेंजेस आ रहा है ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. ठीक है, with the increase in pressure by the decrease in volume the partial pressure always increases of all the components, molar concentration also increases of all the components. याद रखिएगा, does not matter whether it is in the side of whether it is in the side where the moles are more or whether they are in the side where the moles are less. ये मैटर नहीं करता. ठीक है, हमेशा बढ़ेगा. इसको मैं अभी एक क्वेश्चन के द्वारा भी समझाऊंगा. ठीक है, अब बात है सॉलिड भी है गैस भी है किसी रिएक्शन में. इफ एनी रिएक्शन हैव both solid या liquid comma solid and gas, then the change in pressure mostly affects, अगर गैस है तो मैं तब की बात कर रहा हूं साथ में, मोस्टली अफेक्ट्स द गैसेस. मान लीजिए सॉलिड है और लिक्विड है, Fe सॉलिड Fe लिक्विड, आपने प्रेशर बढ़ा दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इफ ओनली सॉलिड और लिक्विड आर प्रेजेंट, खाली सॉलिड और लिक्विड है तो with the increase in pressure
the reaction will tends to move where the density is more, where the density is more, and vice versa, and vice versa. प्रेशर घटाओगे तो लेस डेंसिटी की तरफ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर डेंसिटी की तरफ जाएगा. फॉर एग्जांपल सी ग्रेफाइट, सी डायमंड, हाई प्रेशर डालने पर किधर जाएगा? डायमंड की तरफ. इसलिए पढ़ते हो ना, ग्रेफाइट चेंजेस टू डायमंड एट हाई प्रेशर. व्हाई? ग्रेफाइट व्हाई चेंजेस टू डायमंड एट हाई प्रेशर? बिकॉज मोर डेंस. Graphite less dense. So with the increase in pressure, it will show the changes like this. Clear है? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. अब एक होगा मन में शंका कि भैया पार्शियल प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, सभी का कैसे बढ़ सकता है, किसी का मोल तो कम होगा. आओ इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसे मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बता दे. वॉल्यूम जो है प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल. वॉल्यूम यहाँ पर डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है. तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम घटने पर मोलर कंसंट्रेशन बढ़ता है. मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ. इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है प्रेशर के बारे में, ध्यान रहना चाहिए आपको. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के बारे में, चेंज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम फेवर्स द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस मोर मोल्स ऑफ गैसेस. मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है. तो इसको हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, है ना. डेप्थ में पहले ही चले गए यार, फिर से जाने की क्या जरूरत है ना. तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, तब मान लीजिए ये रिएक्शन है, अगर मैं बोलूं वॉल्यूम बढ़ेगा तो किधर की ओर रिएक्शन जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा. प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? प्रेशर बढ़ाना चाहेगा. प्रेशर कैसे बढ़ाएगा रिएक्शन? मोल्स को बढ़ा करके. तो मोल्स किस तरफ ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड में मोल्स क्या है? ज्यादा है रिएक्टेंट से. तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉर द अबव, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ. वहीं अगर हम वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन. जहां लेस मोल है, जहां लेस मोल है, जहां कम मोल्स है, उस तरफ मूव करेगा. कम मोल्स किधर है? रिएक्टेंट साइड में. इसलिए रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, एक सवाल है आपके लिए. अब इस सवाल से बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा. वो पार्शियल प्रेशर वाला जो था ना, अरे समझ में नहीं आ कैसे पार्शियल प्रेशर खाली बढ़ ही रहा है. आइए देखेंगे. अब यहां पर क्या बोल रहा है? देयर इज अ रिएक्शन. व्हाट इज दैट? PCl5 जो है गैसियस स्टेट में किस में बदल रहा है? PCl3 गैसियस स्टेट में प्लस Cl2 गैसियस स्टेट में. यही चेंजेस आ रहा है ना. PCl5 गैसियस, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस में बदलेगा. ठीक है, बढ़िया बात. अब यहां पर क्या करना चाहिए? यहां पर क्या करना चाहिए? बोला इक्विलिब्रियम स्टेट है भाई अभी, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में PCl5 का 2 मोल्स है, PCl3 का 6 मोल्स है और Cl2 का 4 मोल्स है. तो इसका एक अपना Kp भी होगा, Kc भी होगा. तो यहां पर क्या निकाले? Kp निकाले, Kc निकाले? सवाल में प्रेशर दिया हुआ, टोटल प्रेशर. तो यहां पर क्या निकालना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा? Kp. तो यहां पर Kp ऑफ द रिएक्शन क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी बाय मिस्टेक इट्स PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू P टोटल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू P टोटल. यही निकलेगा Kp. अब ये मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? Kp का टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 12. मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 2/12 इंटू 10, ये हो जाएगा 4/12 इंटू 10. बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या?
मोल फ्रैक्शन PCl5 का, मोल्स ऑफ PCl5 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2/12 इंटू 10। पावर वगैरह कुछ नहीं आया क्योंकि इन सब का कोफिशिएंट्स क्या है 1 है, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1 होता है। अब एक 10 और एक 10 कट गया, एक 12 और एक 12 कट गया। अब ये क्या हो गया 2 इंटू 10 इंटू 4/12 इंटू 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? जल्दी से बताइएगा। एक सेकंड, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? ये 6 कैस यहाँ 6 2 लिख दिया, बोला भी नहीं आपने यार। ये हो गया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4। तो केपी आपका क्या निकल करके आ गया 10। अब इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा एनजी निकालो, एटीएम डेल्टा एनजी 2 -1 1, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 10 एटीएम केपी का। केपी का यूनिट क्या आ गया एटीएम, और केपी बराबर क्या हो गया 10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी, दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये है केपी का वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपने केपी का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से बड़े शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोलता है फाइंड दी मोल्स। अब आपको मोल्स निकालना है जब यही रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा, लेकिन वहां पर अब इसका टोटल प्रेशर क्या होगा 50 एटीएम। तो जैसे आपने प्रेशर को बदला, जरूर वॉल्यूम से बदला होगा, लेकिन रिएक्शन आपका ऑपोजिशन कैसे करेगा वॉल्यूम के थ्रू, क्या वो मोल्स के थ्रू करता है। वो कैसे करेगा आपका ऑपोजिशन मोल्स के थ्रू करेगा, तो वो मोल्स में बदलाव लाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटाज निकालना चाहता हूँ आपके लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 दैट इज 2/12 इंटू टोटल प्रेशर कितना यहाँ पर 10 atm। सॉल्व करेंगे इसको 5/3 atm निकल करके आएगा। उसी तरीका से हम अगर PCl3 का निकाले, it will be 6/12 into 10, it will be 1/2, the answer will be 5 atm। ठीक, उसी तरीका से PCl2 का निकालेंगे तो क्या आएगा 4/12 into 10, it will be 10/3 atm। क्यों निकाले मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने वहां पर पॉइंट लिखा था ना, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा। इस बात को मैं प्रूव करूंगा इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, फिलहाल आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और आपको क्या निकालना है पार्शियल प्रेशर भी निकालना है इक्विलिब्रियम स्टेट पे हर एक सब्सटेंस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर PCl5 गैस क्या बनाएगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, यही बनाएगा। अब आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड, प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर को रिएक्शन कम करना चाहेगा। प्रेशर को कम कैसे करेगा, मोल्स को घटा करके, मतलब रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ेंगे और प्रोडक्ट के मोल्स घटेंगे। तो ये कितना था 4, ये कितना था 6, ये कितना था 2, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा अब 4 - x, 6 - x एंड 2 - x। अगर आप टोटल निकालोगे तो क्या निकल करके आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पे एन टोटल न्यू क्या निकल के आएगा 4 - x प्लस 6 - x, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस x है 2 + x, जोड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा भाई 12 - x। ये न्यू टोटल आ गया, एन टोटल आ गया। ठीक, क्यों निकाले, हमको तो केपी निकालना, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। लेकिन अब पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू PT, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू PT, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू PT। अब ये PT और ये PT क्या हो गया कैंसिल। KP आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना आया है आपका 10 आया।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या निकलेगा, 6 माइनस एक्स बाई 12 माइनस एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 क्या निकलेगा, 4 माइनस एक्स बाई 12 माइनस एक्स इंटू PT तो सब में बाहर आ जाएगा तो इंटू 50। PCl5 का क्या निकलेगा, 2 प्लस एक्स बाई 12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स और ये 12 माइनस एक्स भी कट गया, ये 0 और ये 0 भी कट गया। तो आपका क्या नया निकल करके आया, 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 5, ये निकल करके आया। अब सवाल है यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या पुट करें ताकि टोटल वैल्यू क्या आ जाए 1। x का वैल्यू क्या क्या पुट करें ताकि टोटल वैल्यू 1 निकल करके आ जाए। तो मैं बता दूं x का वैल्यू एक बार 0 पुट करिए, नहीं आ रहा है। x का वैल्यू 1 पुट करिए, नहीं आ रहा है। x का वैल्यू एक बार 2 पुट करिए तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। 4 2 जा 8 इंटू 5, या 10 इंटू 4 40 कट जाएगा। तो x बराबर 2 आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोल्स क्या हो गए, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोल्स क्या हो गए, PCl5 के 2 प्लस एक्स दैट इज 4, PCl3 के 6 माइनस एक्स दैट इज 4 एंड Cl2 के 4 माइनस एक्स दैट इज 2। दीज आर दी मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आपको और क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना। तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का क्या निकलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू P टोटल कितना है बेटा, 50। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 4 by 10 into 50। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 2 by 10 into 50। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 20 ATM, ये हो गया 20 ATM, ये हो गया 10 ATM। अब आप देख लीजिए पीछे वाले पार्शियल प्रेशर से ये सारे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा आया। मतलब आपने अगर प्रेशर को बढ़ाया है तो सबके पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएंगे। और उसी तरीक़ा से बात मानिए मोलर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर को बढ़ा रहे वॉल्यूम को घटा करके, और अगर आप वॉल्यूम को घटाएंगे तो मोलर कंसंट्रेशन बढ़ता है। डज नॉट मैटर हाउ द मोल्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इसको डालेंगे किसी इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंचा हुआ रिएक्शन में। ठीक है, तो बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं मतलब आपका कंटेनर सॉलिड कंटेनर है और इसमें आपका इक्विलिब्रियम आया हुआ है किसके बीच में, A बराबर B प्लस C। अब आपने क्या किया, इसमें इनर्ट गैस को डाला। इनर्ट गैस के डालने से यहां पर क्या होगा, N मोल्स ऑफ गैसेस तो बढ़े। ठीक, लेकिन आपको पता है कि प्रेशर में चेंज हम वॉल्यूम के द्वारा ही लाएंगे, मोल्स के द्वारा नहीं लाएंगे। हम नहीं ला सकते, रिएक्शन ला सकता है हमारे द्वारा। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है थ्रू प्रेशर तो हम मोल्स के कारण कर ही नहीं सकते। ठीक, तो मोल्स ऑफ इनर्ट गैस के बढ़ने के कारण प्रेशर डज नॉट चेंजेस, वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस। और मोल्स किसका बढ़ रहा है, इनर्ट गैस का बढ़ रहा है। तो मोल्स में चेंजेस किसके आने चाहिए, इक्विलिब्रियम will get disturbed only when there is a change in the moles of any of the components involved in the reaction which is responsible for equilibrium। मोल्स में चेंजेस लाने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब सिर्फ तभी होता है जब आप मोल्स में चेंजेस उनका ला रहे हो जो
जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जिनका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड है। अब आप इनर्ट गैस डाले, वो रिएक्शन को किसी तरीके से इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो आप उनके मोल्स को बढ़ा करके भी कोई चेंजेस नहीं ला पाओगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। मतलब कुल मिलाकर के बात क्या आया कि अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप मोल्स को ऐड करते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप मोल्स को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम विल नॉट get disturbed and hence remains same and hence remains same। क्या यहाँ तक आ गया बात समझ में आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा, पार्शियल प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस से मोल्स बढ़ रहे हैं गैसेस के, लेकिन वो प्रेशर में चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब आप वॉल्यूम के द्वारा लाए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम therefore the equilibrium will not shift in any of the direction, किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहां पर जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा प्रेशर कांस्टेंट है। कहने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट कब रख पाएंगे? इतना तो पढ़े हम लोग इक्विलिब्रियम में, जब आप कंटेनर कौन सा लेंगे? पिस्टन वाला। जब आप कंटेनर कौन सा लेंगे? पिस्टन वाला, तभी आप प्रेशर को कांस्टेंट रख पाएंगे, अदरवाइज आप प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ये गैस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रेशर को तो आप कांस्टेंट रखे हुए हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम तो बदल सकता है। जैसे ही आप इनर्ट गैस को डालेंगे, इनर्ट गैस को डालने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम बदल गया तो प्रेशर भी बदलेगा। तो बोलेंगे सर फिर कांस्टेंट प्रेशर कैसे? तो बेटा ये कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सिर्फ ये है कि पिस्टन है और वो फाइनली प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अदर फैक्टर में चेंजेस लाओगे तो प्रेशर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, प्रेशर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अब प्रेशर में चेंजेस खासकर कब देखने को मिलेगा? ली शैटलियर में, जब आप वॉल्यूम में चेंजेस लाओगे। तो इस इनर्ट गैस के डालने से वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब प्रेशर अगर घटा, देन reaction will tends to move in the direction where more moles are present, फिर वॉल्यूम बढ़ाए, प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो मोल्स किस तरफ ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन विल मूव इन द अबव रिएक्शन, में in the above reaction will moves in फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस तरफ मूव करेगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के तरफ मूव करेगा। क्लियर है? एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहानी बनेगा? ठीक है, इनर्ट गैस के डालने पर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों और किस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहला बात मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके जब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will gets affected through the change in टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने पर
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करने पर इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर वापस से वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पाना चाहेगा, जिसके लिए वो इनडायरेक्टली अपोज करेगा, जिसके लिए वो इनडायरेक्टली अपोज करेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सवाल है कैसे इफेक्ट करेगा, क्या कुछ कंडीशंस है? हाँ, सारे कंडीशंस के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले दो ग्राफ्स को देखेंगे और उनको समझने का कोशिश करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट क्या है? सॉरी, अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ये जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से ज्यादा है। और डेल्टा ई अगर आप निकाले तो कैसे निकालेंगे? ई प्रोडक्ट माइनस ई आर, मतलब एट लास्ट ये क्या आने वाला है? नेगेटिव। और यहाँ जो ई निकाल रहे हैं ना, ये एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो चेंज इन ई है ये क्या है? ये जो चेंज इन ई है ये क्या है? डेल्टा एच है। मतलब जब भी रिएक्शन ऐसा होगा जहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, वहां डेल्टा एच नेगेटिव होगा। आइए समझते हैं क्यों। जहां पर भी ऐसी है, मतलब ये कैसा रिएक्शन है पता है आपको? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। जो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, और हेंस प्रूव्ड। लेकिन मैं आपको एक और बात यहां पर बताऊंगा क्यों नेगेटिव हुआ। अब आप यहां पर देखो, इसका एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जा रही है तो, और प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये है अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर के जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? पहले ये तो बता दीजिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कोई भी रिएक्शन रिक्वायर करता है फॉर द हैपनिंग ऑफ दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक। अब इसके लिए एक्टिवेशन फॉरवर्ड के लिए ये है, बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है। आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है, और इस डिफरेंस को ही डेल्टा एच कहते हैं। इस डिफरेंस को ही डेल्टा एच कहते हैं। और डेल्टा एच क्या होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब बैकवर्ड का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर, तो डेल्टा एच भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब हर तरफ से हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा। ये हो गया ई ए एफ और ये हो गया ई ए बी। तो डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा एच ई ए एफ माइनस ई ए बी। अब यहां पर फॉरवर्ड वाला ज्यादा है, मतलब डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट का कम, प्रोडक्ट का ज्यादा, मतलब हम लोग ज्यादा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दिए होंगे इस रिएक्शन को करवाने के लिए। और जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर दिए हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसा है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है? ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको मेन कंक्लूजन क्या कंक्लूड करना है कि एंडोथर्मिक नेगेटिव और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम लोग एक इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज के एफ बराबर ए एफ ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस इक्वेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर्हिनस, इसीलिए इस इक्वेशन को आर्हिनस इक्वेशन भी कहा जाता है। जो क्या कर रहा है? ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, जो कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। जो क्या कर रहा है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। इसमें
क्या क्या चीज क्या है, ये और ये तो पता चल गया। आर आपका यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है, ई फॉरवर्ड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये ई आपका क्या पता है, ये कांस्टेंट है। ये ए एफ क्या है, आर्हिनस कांस्टेंट है। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे नेम। आप ऐसे समझो अभी फिलहाल कि एक आर्हिनस कांस्टेंट है, ठीक। तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया और बताया कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, बढ़िया बात। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो केबी है उसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब इनका मकसद क्या था, इनका मकसद था केसी तक पहुंचने का, और केसी बराबर क्या होता है, के एफ बाई के बी तो होता है। तो हम के एफ बाई के बी पहले निकाले, तो के एफ बाई के बी कैसे निकलेगा, डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो आपका क्या हो जाएगा, ए एफ बाई ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए एफ माइनस ई बी बाई आर टी। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आप ध्यान से देखें तो ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी। अब अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो क्या निकल करके आएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी माइनस का साइन ई ए बी बाई आर टी। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या। और पहले से भी इसके पास माइनस है, पहले से भी इसके पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन हम माइनस को क्या कर ले रहे, कॉमन निकाल ले रहे, क्या निकल के आएगा, ई टू द पावर ई माइनस कॉमन निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा ये ई ए एफ माइनस ई ए बी डिवाइडेड बाई आर टी, ये निकल करके आएगा। क्या यही इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। और ई एफ माइनस ई ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो डेल्टा एच। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक लॉग का वैल्यू का भी इस्तेमाल होगा, ध्यान रखो। लॉग ए बाई ए क्या होता है 1, तो लॉन अगर हम लिख रहे हैं, लॉन लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, लॉग टू दी बेस ई, और यहाँ भाई अगर ई आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिवाइड दिया ये निकल करके आ गया, और ये आपका क्या निकला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, दोनों साइड में लॉन लगा दिया। जैसे ही लॉन लगाया यहां पर ये माइनस है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। यहां पर क्या है, लॉन ए बाई एफ, ठीक है, माइनस डेल्टा एच बाई आर इंटू 1/t। कैसे आया आइए देखें। अब आपका रिलेशन यहां तक तो समझ में आ गया, ई का क्या चल रहा था, और साथ ही में एक और बगल में चल रहा है, वो है ए एफ बाई ए बी, 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 यही चल रहा है। आपने क्या लगा दिया, लॉन। तो आपको पता है एक और वैल्यू लॉग का, कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, मैंने आपको पहले भी बता रखा। तो जैसे ही आपने क्या किया, लॉग लॉन लगाया, तो यहाँ पर लॉन का कंसेप्ट लगेगा, क्या आ जाएगा, लॉन ए एफ बाई ए बी प्लस लॉन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। और लॉन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच आर टी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये कैसे आया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉन ए एफ बाई ए बी, अब ये माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, पता है ना, ए टू द पावर एक्स, लॉग ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग ए, तो ये हो जाएगा लॉन ई, ठीक है। ये आपका चल रहा है एल एन के, तो एल एन के बराबर क्या हो गया, लॉन ए एफ बाई ए बी माइनस इस लॉन ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लॉग ई टू दी बेस ई, और लॉग ई टू दी बेस ई बराबर क्या है 1 है।
तो यहां से क्या निकल के आ गया, ln k बराबर ln AF बाई AB माइनस डेल्टा एच आर 1/t। इस तरीका से ये यहाँ पर डिराइव हुआ। क्लियर? ये कहानी तुमको समझ में आ गया अच्छा से। अब ये जैसे आया तो इसको अलग अलग टेम्परेचर के लिए निकाला गया। फॉर टेम्परेचर T1 ये ln k1 ln AF बाई AB माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/T1। वैसे ln k2 ln AF बाई AB माइनस डेल्टा एच आर बाई 1/T2। अब सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्टिंग है, डिवाइडिंग नहीं है यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4, 3 और 4 को डिवाइड दिया गया तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा, क्या किया गया इसमें मैं आपको बता दूं, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, सॉरी 3 फ्रॉम 4, एंड नहीं आएगा यहाँ पर, फ्रॉम आएगा, ठीक है। 3 फ्रॉम 4 मतलब ln k2 पहले आएगा माइनस ln k1, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी ये आपका चेंज नहीं करेगा, इसका वैल्यू चेंज करेगा, ln k2 माइनस ln k1 मतलब नेगेटिव साइन इसके आगे लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln AF बाई AB माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/T2, फिर माइनस ln AF बाई AB, माइनस का साइन लग चुका है, पहले से माइनस है, माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/T1। अब ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ln AF बाई AB माइनस डेल्टा एच आर 1/T2 माइनस ln, और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा एच आर बाई T1 आगे माइनस 1/T2 पीछे, डेल्टा एच बाई आर कॉमन हो गया और ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन लास्ट में निकल करके आ जाता है, जो क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को रिलेट करने का काम करता है। किसको रिलेट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को रिलेट करता है, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशंस बनेंगे, डेल्टा एच आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाला कहानी बताता हूं, बाकी डिक्रीजिंग वाला आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा एच, अरे वाह क्या हो रहा है भाई, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब इंडोथर्मिक है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक है। आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, एक नॉर्मल तरीका से पहले आप मैथमेटिकली समझिए, फिर मैं इसको नॉर्मल ली शैटलियर के भाषा में समझाऊंगा। एंडोथर्मिक है मतलब इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, टेम्परेचर मान लीजिए आपने बढ़ाया, तो बोलेंगे रिएक्शन आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, तो एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ln k2 बाई k1 क्या आ रहा है आपका, डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहां पर क्या क्या फिक्स्ड है, R फिक्स्ड है, इसका भी वैल्यू फिक्स्ड है, T1 फिक्स्ड है, जो भी बदलेगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या T2 में बढ़ा रहा हूं, ठीक है, T2 में बढ़ा रहा हूं। और एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और आप T2 को बढ़ा रहे हैं, T2 को बढ़ाएंगे तो 1/T2 क्या होगा, घटेगा, 1/T2 क्या होगा, घटेगा, 1/T2 घटेगा तो 1/T1 माइनस 1/T2 क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, y बराबर a माइनस बी है, अगर आप b का वैल्यू को घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है y का वैल्यू तो बढ़ेगा, तो इसीलिए आप अगर 1/T2 घट रहा है तो 1/T1 माइनस 1/T2 बढ़ेगा। और डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ln k2 बाई k1 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, ln k2 बाई k1 का वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। अब ln k2 बाई k1 अगर 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि k2 बाई k1 का वैल्यू 1 से ज्यादा है, k2 बाई k1 का वैल्यू 1 से ज्यादा है। कैसे, वो भी मैं बता देता हूं, ln का या log का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, जहां पर ये कट करता है वो है 1, मतलब अगर ln x का ग्राफ ये है वर्सेस x, तो अगर ln x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा, तो वही तो मैंने लिखा, ln x का अगर 0 से ज्यादा है तो ये जो x है k2 बाई k1 इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब k2 विल बी
ग्रेटर देन K1। ठीक, अब अभी वो टेम्परेचर T1 पे K1 उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका K1 भी क्या होगा, बढ़ेगा, K2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा K का वैल्यू बढ़ेगा, और K का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, जब आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जब आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे कैसे, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा करके, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन विल मूव, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड, आगे जाएगा। रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, आगे जाएगा। सिमिलरली अगर इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक, उसी तरीका से डेल्टा एच जब लेस देन 0 होगा तो एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा ये समझेंगे। अब जैसे ही आपने डेल्टा एच लेस देन 0 किया, अब ये पॉजिटिव नहीं रहा, मैं व्हाइट पेन से लिख रहा हूं, चलो दूसरे पेन से लिख देता हूं, ब्लू से लिख देता हूं। डेल्टा एच क्या हो गया अब, नेगेटिव फॉर दिस केस, पॉजिटिव केस था इस केस के लिए, तो नेगेटिव हो जाएगा एक्सोथर्मिक के लिए। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो 1/T2 घटेगा और इसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन किस सेंस में बढ़ेगा, नेगेटिव सेंस में बढ़ेगा। ये वैल्यू तो बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव सेंस में बढ़ेगा। ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूं ब्लू से वो इस सेकंड केस के लिए कर रहा हूं, तो नेगेटिव सेंस में बढ़ेगा। अब अगर नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, ln K2/K1 लेस देन 0, मतलब नीचे की ओर तुम जा रहे हो, और नीचे की ओर जा रहे हो उसका क्या मतलब है कि K2/K1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा मतलब K2 विल बी लेस देन 1, मतलब K1 विल बी ग्रेटर एंड K2 विल बी लेसर। मतलब एक्सोथर्मिक का केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ नहीं रहा है, घट जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया घट गया, तो अब इसको K1 से कहाँ आना पड़ेगा, K2 की तरफ, K1 से किधर क्या और आना पड़ेगा, K2 की तरफ। तो ये K1 से K2 की तरफ बढ़ करके जा रहा है कि घट करके जा रहा है, घट करके जा रहा है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे घटेगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो K घटेगा कब, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल है, जब रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, बैकवर्ड की ओर जाएगा। ये सारा केसेस किसके लिए, इसके लिए। वहीं अगर मैं बात करूं टेम्परेचर को घटाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, वाइस वर्सा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसको आसान भाषा में बताता हूं कि अगर इंडोथर्मिक है उसको एनर्जी चाहिए, और आप उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल सके। इंडोथर्मिक का तो यही मतलब है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए। आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट, उसका एनर्जी का चाहत पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका एनर्जी का चाहत पूरा हो रहा है। ठीक, तो किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब उसको एनर्जी का चाहत है और आपने टेम्परेचर को घटा दिया, तो कहां से उसका एनर्जी का चाहत पूरा होगा, और बेचारा प्यासा हो जाएगा एनर्जी का, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं जा रहा मतलब जरूर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा, मतलब रिएक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड। उसी तरीके से एक्सोथर्मिक के केस में वो खुद ही एनर्जी निकाल रहा है, उसको एनर्जी का चाहत नहीं है भैया, उसको एनर्जी का चाहत नहीं है, वो एनर्जी दे रहा है खुद, तो वो क्या चाहेगा कि सामने में लेने वाला है, और लेगा कौन, जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया एक्सोथर्मिक के केस में तो क्या होगा, वो एनर्जी लेना नहीं चाहेगा जो रिएक्शन निकाल रहा है, तो अगर वो एनर्जी नहीं लेना चाहेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब रिएक्शन कैसा हो गया, बैकवर्ड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वापस से आप रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं अगर आप टेम्परेचर को घटा दिए, मतलब रिएक्शन तो ऑलरेडी एनर्जी निकाल रहा है, और टेम्परेचर घटा के आप क्या कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो कि और निकालो और निकालो, तो वो और कब निकालेगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेगा, एक्सोथर्मिक के केस में।
तो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा मतलब रिएक्शन किस ओर जा रहा है, फॉरवर्ड की ओर जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसको वापस से रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है? कैटलिस्ट सिर्फ पाथ को चेंज करता है, रास्ता बदलता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ रास्ता बदलता है। आपने कैटलिस्ट डाला, इसका रास्ता छोटा हो गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी घट गया कैटलिस्ट डालने पर। बाकी ये कुछ नहीं करता, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी घटने से क्या होता है, अब पहले इतना एनर्जी सब सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास नहीं था, लेकिन अब एनर्जी कम हो गया तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास करेंगे तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, मतलब मैंने ही अपनी बात समझ ली कि आपको भी समझ में आ रहा है। क्लियर? तो कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रास्ता चेंज करता है। अब बोलेंगे सर हमेशा घटाएगा क्या? ऐसा नहीं है, बढ़ाता भी है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, चेंज करता है। सिर्फ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा रेट, कोई जरूरी नहीं है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, डिपेंड करता है आप कैटलिस्ट कैसा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर हम बढ़ाने के लिए लेते हैं, ज्यादातर बढ़ाने के लिए लेते हैं। कुछ जगहों पर हम लोग घटाने के लिए भी लेते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात हो तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है। तो रेट कांस्टेंट बराबर ए एफ ई टू द पावर माइनस ई एफ बाई आर टी। तो अगर जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला, इसका एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, घट गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं ना, ए एफ ई टू द पावर माइनस ई एफ बाई आर टी। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू ई टू द पावर एक्स आर टी, प्लस में था, सेपरेट भी कर सकते हैं भाई, ए टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू ए टू द पावर, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, वही तो कर रहे हैं। ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई मल्टीप्लाई हो गया। बोलेंगे सर प्लस का, यहाँ तो माइनस, अरे बेटा ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, इसीलिए प्लस आएगा तो ये ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई हो जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख दिए, और तुम अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये यही के एफ तो है। तो जो नया के एफ डैश आया वो क्या आया, के एफ डैश क्या आया, के एफ इंटू ई टू द पावर एक्स बाई आर टी। उसी तरीका से अगर मैं बात करूं के बी डैश क्या निकलेगा, के बी इंटू ई टू द पावर एक्स बाई आर टी। अब आप क्या करो, के एफ के डैश नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया वाला है भाई, न्यू। क्या हो गया, के एफ डैश बाई के बी डैश, और ये के एफ डैश बाई के बी डैश के एफ बाई के बी कैसे हो गया, के एफ बाई के बी कैसे हो गया, के एफ डैश के जगह क्या लिखोगे, के एफ ई टू द पावर एक्स बाई आर टी। के बी डैश के जगह पे क्या लिखोगे, के बी इंटू ई टू द पावर एक्स बाई आर टी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो लास्ट में क्या आ गया, के एफ बाई के बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू दी के, और ये के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब, ओल्ड वाला, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब ओल्ड वाला भाई, और ये न्यू वाला मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैटलिस्ट डालने से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आया, और जब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है मतलब कैटलिस्ट उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी तरीका से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी लेकर के आ जा रहा है। मान लीजिए अगर आप रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो रेट को बढ़ा दिया, अब इक्विलिब्रियम पहले अगर मान लो यहां पर आ रहा था इस पॉइंट पे, तो अब इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा, अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा, इस टाइम पर आएगा। तो मतलब उसी को बस क्या कर दिया है कैटलिस्ट, जल्दी कर दिया है, और कुछ नहीं किया। बढ़ा, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, जो कंसंट्रेशन पहले था इक्विलिब्रियम स्टेट पे वही कंसंट्रेशन अभी भी है, बस उसको आने में 10 मिनट लग रहा था तो अब आने में 5 मिनट लग रहा होगा, 4 मिनट लग रहा होगा, 7 मिनट लग रहा होगा, लेकिन कम लग रहा होगा। तो बस कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम को घटाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसी के साथ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर समाप्त होता है। और जाते जाते आप सभी के लिए थॉट्स, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करिए और मेहनत के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए, ताकि आप